हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिद्रा जी's क्लासेस। दिस इज सिद्रा अंसारी और मैं आपको पढ़ा रही थी बायोलॉजी। तो जैसा कि स्टूडेंट्स, हमारा केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जो पोर्शन है क्लास 9 का वो कंप्लीट हो गया है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फिजिक्स के लिए चैप्टर, जो हमारे फिजिक्स के चैप्टर 9 में मतलब बच गए हैं। अब हम उनको कवर करेंगे क्योंकि हमारी केमिस्ट्री और बायोलॉजी तो कंप्लीट हो गई है। अब हम ध्यान देंगे फिजिक्स के ऊपर। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बच्चों को बहुत ज़्यादा टफ लगता है। बच्चे सोचते हैं कि फिजिक्स उनसे नहीं हो पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप लोग उस पर ध्यान देते हैं, अच्छा सा करते हैं उसके लिए, तो वो बहुत इजीली आप सभी को मतलब आप सभी के लिए इजी हो जाता है। अगर आप लोग फिजिक्स को समझने लगते हैं तो वो आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी से भी ज़्यादा इजी लगने लगती है। इसलिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अपना फिजिक्स का चैप्टर। जो हमारा फिजिक्स का चैप्टर है वो फर्स्ट चैप्टर है हमारा मोशन। सबसे पहले हम बात करेंगे मोशन की, कि मोशन क्या होता है। तो आइए स्टूडेंट्स, मैं स्टार्ट कर रही हूँ आज से फिजिक्स का चैप्टर। तो फिजिक्स का ये चैप्टर पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मोशन क्या होता है और रेस्ट क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, मोशन की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हम देखते हैं इधर रेस्ट एंड इधर मैं लिखूंगी मोशन। ठीक है, दो चीजें हमारे साथ आ सकती है, रेस्ट एंड मोशन। तो स्टूडेंट्स, अब रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है। रेस्ट वो चीज है जो अपनी सराउंडिंग के मतलब विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग अपनी पोजीशन चेंज ना करे। जैसा कि मैं ये मार्कर यहाँ पर रख रही हूँ, तो ये मार्कर अगर मैं यहाँ पर लेकर जा रही हूँ तभी भी उसकी पोजीशन वही है, अगर यहाँ पर लेकर जा रही हूँ तो उसकी पोजीशन वही रहेगी, मतलब मेरे हाथ पर ही रहेगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर खड़ी हुई हूँ, तो अगर मुझ पे कोई भी फोर्स अप्लाई ना किया जाए तो मेरी पोजीशन वही रहेगी, तो हम बोल सकते हैं कि मैं रेस्ट पर हूँ। ठीक है, उसी तरह से आपके घर में बहुत सारी चीजें होंगी, जैसा कि आपका फैन होता है, आपका रेफ्रिजरेटर होता है, आपकी टेबल है जिसपे आप बैठे हैं वो भी हो सकता है। वो सब किस में आते हैं, वो सब रेस्ट में आते हैं जब तक कि आप उनके ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई ना कर दें। ठीक है, अगर आप फोर्स अप्लाई कर देते हैं तो वो चीजें मोशन में आ जाती है। लेकिन अगर कोई भी चीज अपनी उसी पोजीशन में है जिसमें वो पहले थी, विदाउट अप्लाइंग एनी फोर्स, तो हम उसको बोल देते हैं कि वो रेस्ट में है। ठीक है, तो इसमें लिख देंगे हम पोजीशन डज नॉट चेंज। ओके, पोजीशन does not change with respect to time. with respect to टाइम। ठीक है, टाइम के साथ जो चीज अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती है उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं रेस्ट। ठीक है, अब जो हमारा चैप्टर मेन है, यानी कि मोशन। अब मोशन क्या होता है, मोशन एक ऐसी चीज होती है जो टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज करती है। ठीक है, जैसा कि हम लोग ऐसे चलते रहते हैं तो हम टाइम के साथ अपनी पोजीशन क्या करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, मोशन। मैं अपना हैंड ऐसे मूव कर रही हूँ तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मोशन बोलेंगे। हर सेकंड में अपनी पोजीशन चेंज कर रही हूँ तो उसको हम बोल देते हैं मोशन। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम पोजीशन चेंजेस with respect to टाइम। टाइम के साथ जो चीज अपनी पोजीशन चेंज कर देती है उसको हम बोल देते हैं मोशन। तो स्टूडेंट्स, जो हमारी फिजिक्स है उसके अंदर हमारा सबसे बेसिक चैप्टर मोशन है, काइनेमेटिक्स है। तो उसको मैंने इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि जो हमारा बेसिक है, हर चीज बेसिक से स्टार्ट करनी चाहिए। अगर आप लोग एकदम एडवांस में पहुंच जाते हैं तो नहीं, वो चीजें बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है आपके लिए। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके लिए थोड़ा सा पहले बेसिक चैप्टर से स्टार्ट करती हूँ। अदरवाइज इसके बाद के जो चैप्टर्स हैं, वर्क एनर्जी, पावर, ये सब चैप्टर्स है, मैं वो भी स्टार्ट कर सकती थी, लेकिन मैंने पहले ये वाला चैप्टर लिया है ताकि आप लोगों को चीजें समझ में आए। ठीक है, तो सबसे बेसिक चैप्टर हमारा मोशन है। तो इसमें पढ़ने के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया कि रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा रेस्ट एंड मोशन के बारे में। अब हम आगे भी डिस्कस करते हैं अपनी फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में, कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, कितने टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज हमारी होती है। इतने आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे की तरफ। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में, कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं और कितने टाइप्स की होती हैं।
तो फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज हमारी टू टाइप्स की होती हैं। पहली है स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, एंड सेकंड वन इज वेक्टर क्वांटिटी। अब ये स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। अब स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें हम ओनली मैग्नीट्यूड को शो करते हैं, डायरेक्शन को शो नहीं करते। जैसा कि ये मार्कर मेरे पास है, अब ये मार्कर मेरा इस डायरेक्शन में अगर 5 ग्राम का है तो मैं इसको यहाँ पर भी ले जाती हूँ तभी भी ये 5 ग्राम का ही रहेगा। अगर सबसे नीचे ले जाऊंगी तभी भी ये 5 ग्राम का ही रहेगा। तो क्या है, ये एक स्केलर क्वांटिटी हुई जिसके ऊपर डायरेक्शन का कोई असर नहीं पड़ रहा है, उसके मास के ऊपर डायरेक्शन का कोई भी असर नहीं पड़ रहा है। तो स्केलर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड लेंगे हम। मैग्नीट्यूड जो बता रही हूँ मैं, मैग्नीट्यूड हमारा जो मास मैंने लिया था यानी 5 ग्राम जो लिया था उसको हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं। और अगर मैं डायरेक्शन की बात करूँ तो डायरेक्शन ये इस डायरेक्शन में होगा या इस डायरेक्शन में ऊपर की साइड होगा या नीचे की साइड। तो मैग्नीट्यूड तो होगा इसमें लेकिन डायरेक्शन नहीं होगी, यानी नो डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड मीन्स वैल्यू, नो डायरेक्शन। अब इसके एग्जांपल्स अगर मैं बात करूँ कि इसके एग्जांपल्स कौन कौन से होते हैं, तो इसके एग्जांपल्स होते हैं मास, वॉल्यूम, टाइम, डेंसिटी, स्पीड, वर्क, एनर्जी, पावर। ये सब क्या होते हैं, ये सब हमारे स्केलर क्वांटिटी में आते हैं। जैसा कि मास है, मास की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, उसको आप जिस भी डायरेक्शन में रखते हैं उसका मास उतना ही रहता है, चेंज नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अब मैं बात करती हूँ वेक्टर क्वांटिटी की। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। अब वेक्टर क्वांटिटी में मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, जैसा कि आपका डोर होता है। अब उस डोर को अगर आपको खोलना है तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि आपको उसको पुश करना है या फिर अपनी साइड खींचना है। तो अगर आपको यही नहीं पता होगा कि आपको फोर्स किस साइड लगाना है तो आप उसको नहीं खोल पाएंगे, है ना। तो वेक्टर क्वांटिटी भी कुछ उसी तरह से है कि आपको डायरेक्शन बतानी पड़ती है कि ये डायरेक्शन हमारी है। तो वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड तो होता ही है, प्लस डायरेक्शन इज ऑल्सो। तो इन दोनों में ये चीजें हमारी आ जाती हैं। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल लिया था कि आप किसी चीज पे फोर्स लगा रहे हैं तो वो आ जाता है हमारी वेक्टर क्वांटिटी। इसमें एग्जांपल भी हमारा हो जाएगा फोर्स, वेलोसिटी, फोर्स एंड वेलोसिटी, और डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। तो ये सब चीजें हमारी किसमें आ जाती है, वेक्टर क्वांटिटी में आ जाती है। अगर हमें किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर शो करना है तो हम उसके ऊपर ऐसे वेक्टर शो करते हैं। जैसा कि अगर सपोज कीजिए कि मुझे फोर्स को शो करना है तो फोर्स का जो सिंबल होता है वो होता है एफ। तो मैं ये बोलूंगी कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसके ऊपर मैं एक एरो शो कर दूंगी। और जो हमारी स्केलर क्वांटिटी है उसको हम ऐसे ही शो करते हैं, जैसा कि हमारा वर्क है तो W को ऐसे ही हम लोग शो करते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज मैंने आप लोगों को 2 टाइप्स की बता दी, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये एग्जांपल्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं लेकिन 9th क्लास के लिए इतना ही इनफ होता है, तो मैंने आप लोगों को सिर्फ इतना ही बताया है। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे आगे की तरफ। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं पैरामीटर्स ऑफ मोशन के। पैरामीटर्स ऑफ मोशन क्या होते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। पैरामीटर्स ऑफ मोशन में हमारे पास बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे डिस्टेंस के बारे में, डिस्टेंस के बारे में एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट।
डिस्प्लेसमेंट, यानी हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में जितना भी बेसिक डिफरेंस है वो पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ बच्चों को पता नहीं होता है कि हमारे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। वो ये समझते हैं कि ये दोनों चीज़ें एक ही होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब सपोज कीजिए कि आपके पास यहाँ पर दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। अब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए आपके पास बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। आप ऐसे जा सकते हैं, आप उससे भी छोटे रास्ते से ऐसे जा सकते हैं, आप उससे भी छोटे रास्ते से ऐसे जा सकता है। हो सकता है आप एकदम बिल्कुल सीधे एकदम सबसे छोटे रास्ते से ऐसे चले जाएं, या फिर ऐसा भी हो सकता है आपने इतना लंबा रास्ता निकाला कि आप बहुत घूमते 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 तब इस पॉइंट तक गए। तो जो आपका एक्चुअल पाथ होता है, एक्चुअल पाथ यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ना हो, जो सबसे लंबी होती है उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। लेकिन जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट ये होता है जो सबसे शॉर्टेस्ट होता है। यानी अगर आप अपने स्कूल से अपने घर तक आ रहे हैं तो वहां से घर तक आने का जो रास्ता होता है, सबसे छोटा रास्ता जो होता है, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। और जो एक्चुअल लेंथ होती है, यानी जो बाकी के जितने भी रास्ते होते हैं, उनको हम डिस्टेंस बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, एक्चुअल पाथ लेंथ। ठीक है, और इसको अगर मैं डिनोट करना चाहूँ, डिनोट अगर हम करेंगे, इसको हम करेंगे डी से डिनोट। ठीक है, और इसको मैं लिखूंगी शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। ठीक है, जो सबसे शॉर्टेस्ट होती है उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, और इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एस से। ठीक है, क्योंकि ये चीजें दोनों लेंथ में ही आती हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आपके स्कूल से आपके घर की जितनी भी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कितना भी है, वो सब लेंथ के अंदर ही हमारा आता है। तो उन दोनों की जो यूनिट होती है हमारी, वो उनको हम मीटर में काउंट करते हैं। इसको भी मीटर में ही लिखेंगे, दोनों को मीटर में ही हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो ये डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के बारे में एक पॉइंट और आता है कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है वो स्ट्रेट लाइन पाथ होता है। अब स्ट्रेट लाइन पाथ कैसे होगा, जैसा कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे 2 पॉइंट्स बताए थे, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ठीक है, अब ये 2 पाथ हो गए हमारे, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा ऐसे, यानी ये एक स्ट्रेट लाइन हुआ। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक की जितनी भी ये जो मैंने एरो खींचा है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। लेकिन स्ट्रेट लाइन हम इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये शॉर्टेस्ट होता है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे कर्व कर दूं, अगर मैं इसको ऐसे कर्व कर देती हूँ, तो ये डिस्प्लेसमेंट नहीं रहता है, ये क्या हो जाती है हमारी, ये डिस्टेंस हो जाती है, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट पाथ हो गया फिर, है ना। तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होता है, ऑलवेज याद रखिएगा, स्ट्रेट लाइन, ऑलवेज क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। कभी भी ये कर्व नहीं होता है, ये किसी भी जो होती है, मतलब अगर आप इसको ऐसे बना देते हैं, ऐसे भी नहीं होता है। ऑलवेज क्या होता है, ये एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो ये हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में था। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे की तरफ। इससे रिलेटेड आपके लिए कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ, तो आइए उनको देख लेते हैं। इसमें आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जैसा कि स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में बहुत अच्छे से समझा दिया है। तो स्टूडेंट्स, उससे रिलेटेड मेरे पास एक क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिवर्सली ट्रू। इनमें से ये कौन सा ऐसा पॉइंट है जो यूनिवर्सली ट्रू है। तो आइए देख लेते हैं कि ये वाले पॉइंट्स क्या क्या हैं। पहला पॉइंट ये है कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो हमारा डिस्टेंस के इक्वल होता है। अब ये कैसे दिया हुआ है, जैसा मैंने आप लोगों को बताया, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। अच्छा, अब मैंने जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऐसा कर दिया यहाँ पर, ठीक है। लेकिन जो हमारा डिस्टेंस है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट है, वो डिस्टेंस के भी तो इक्वल होगा, हम उसको डिस्टेंस भी तो बोल सकते हैं, है ना। तो ये वाला जो पॉइंट है इसको हम थोड़ा थोड़ा ट्रू मान सकते हैं। लेकिन नीचे वाले जो पॉइंट्स हैं, आइए उनको भी देख लेते हैं, हो सकता है वो उससे ज्यादा एप्रोप्रिएट हो। तो डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन डिस्टेंस। क्या ऐसा हो सकता है कि जो हमारी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है और ये डिस्प्लेसमेंट है,
ये डिस्प्लेसमेंट है एंड ये डिस्टेंस है। क्या ऐसा हो सकता है कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस से बड़ा हो जाए? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो शॉर्टेस्ट पाथ है हमारा, है ना, तभी तो जाके वो डिस्प्लेसमेंट बना है। तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा गलत हो गया। ठीक है, अब आता है हमारा थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट छोटा होता है डिस्टेंस से। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर छोटा मैंने शो किया है, डिस्टेंस ये बड़ा डिस्टेंस है, एक्चुअल पाथ लेंथ। तो ऐसा माना जा सकता है कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो छोटा होता है डिस्टेंस से। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट पे हमारा कुछ सही हो सकता है। लेकिन जो हमारा लास्ट वाला पॉइंट है, डी वाला पॉइंट, उसमें लिखा है कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो छोटा होता है और इक्वल होता है हमारी डिस्टेंस से। अच्छा, हमारे 2 पॉइंट्स यहाँ पर सही हुए थे, एक ये वाला एंड एक ये वाला। अब ये वाला जो पॉइंट है वो ये पॉइंट है कि वो इक्वल भी होता है और डिस्प्लेसमेंट उससे छोटा भी होता है, यानी इन दोनों पॉइंट को मिला के उन्होंने बना दिया यहाँ पर एक पॉइंट। अब जो हमारा यूनिवर्सली ट्रू होगा, ज्यादा अप्रोप्रिएट जो आंसर होगा वो ये वाला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम दो पॉइंट तो आंसर नहीं लगा सकते, एक ही पॉइंट लगा सकते हैं। तो ये वाला जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट उससे छोटा भी होता है डिस्टेंस से, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको शो भी किया है और पीछे भी समझाया भी था। और इक्वल भी हो सकता है, हम इसको डिस्टेंस भी बोल सकते हैं अगर आपका ये वाला पाथ नहीं है तो। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हमारा सही हो जाएगा। तो ये एक क्वेश्चन था, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा डिस्प्लेसमेंट के ऊपर ही डिपेंड है। तो आइए देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन इज दैट ए फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 seconds. What will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds from his initial position? अच्छा, अब हमें क्या निकालना है? इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं तो आइए देख लेते हैं। अब हमें एक स्क्वायर गिवन है, ठीक है, एक हमें स्क्वायर गिवन है। स्क्वायर की चारों साइड है हमारी 10 मीटर, क्योंकि स्क्वायर की सभी साइड सेम होती है। एक साइड हमें दी है 10 मीटर, तो सारी साइड से 10 मीटर हो जाएंगे। ए पॉइंट ये है, बी ये है, सी एंड डी। और जो हमारा फार्मर है वो फार्मर खड़ा है यहाँ पर, ठीक है। फार्मर हमारा उसकी इनिशियल पोजीशन यानी ए पॉइंट पर वो खड़ा है। तो अब हमसे ये पूछा है, अगर हमारा फार्मर ए पॉइंट पर यहाँ पर खड़ा है और अगर वो 10 मीटर डिस्टेंस 40 सेकंड में कंप्लीट करता है तो वो 2 मिनट 20 सेकंड पर कहाँ होगा? तो देखिए इधर सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, यहाँ पर बात करते हैं 2 मिनट्स। 2 मिनट्स अगर वो एक राउंड यहाँ पर एक राउंड वो कंप्लीट कर रहा है 40 सेकंड में। अब 2 मिनट्स की मैं बात करूं तो 2 मिनट्स का मतलब ये होता है, यहाँ पे 2 मिनट्स का मतलब क्या होता है? 2 मिनट यानी 1 मिनट 60 सेकंड एंड 2 मिनट्स का मतलब होता है 120 सेकंड। 120 सेकंड 2 मिनट्स मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 20 सेकंड्स। अगर मैं इसमें 20 सेकंड्स ऐड करूंगी तो ये हो जाता है हमारा 140 सेकंड्स, ठीक है। ये हमारा 140 सेकंड हो गया। एक राउंड कंप्लीट कर रहा है वो 40 सेकंड में, तो 2 राउंड कितने में करेगा? 80 सेकंड में। 3 राउंड कितने में करेगा? 120 सेकंड में। अब 3 राउंड यानी ए से बी, बी से सी, सी से डी एंड डी से ए आने में उसने एक राउंड में लगाए 40 सेकंड, दूसरे राउंड में लगाए 80 सेकंड एंड तीसरे राउंड में लगाए हैं 120 सेकंड, यानी 3 बार उसने अपना एक राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब अगर मैं इसके अंदर 120 सेकंड, अब हमें कितना करना है? 140 सेकंड। तो अगर हम देखें कि ये 40 सेकंड वाला जो है, अब अगर मैं हाफ राउंड यहाँ पर देखूं कि हाफ राउंड कितने में कंप्लीट करेगा वो? हाफ राउंड करेगा वो 20 सेकंड में कंप्लीट। अच्छा, अगर मैं 3 राउंड 120 सेकंड में कंप्लीट कर रही हूँ और अगर मैं इसमें ये वाला हाफ और जोड़ दूं 3 and 1 and हाफ, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 20 सेकंड और इसमें ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा हमारा 140 सेकंड। यानी
140 सेकेंड में वो कितने राउंड कंप्लीट करेगा, ए से बी से सी से डी एंड डी से ए, 3 राउंड ऐसे कंप्लीट कर लेगा एंड एक हाफ राउंड कंप्लीट करेगा, ए से बी आएगा, बी से सी आएगा एंड बस बी से सी तक ही आएगा। यानी उसकी जो अगली वाली पोजीशन हो जाएगी वो ये वाली पोजीशन हमारी हो जाएगी कि फार्मर यहाँ पर आ जाएगा, सी पॉइंट पर हमारा फार्मर आ जाएगा। यानी पहले वो ए पर था, देन हमारा सी पर वो आ जाएगा। अब इसका डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकाल सकते हैं, तो आइए इसका डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अब इसका डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए अगर मैं ये स्क्वायर है मेरे पास, ये 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है, ये ए है पॉइंट, ये बी है, ये सी है एंड ये डी है। तो मैंने आपको ही बताया फार्मर की इनिशियल पोजीशन थी ए और जो उसकी लास्ट पोजीशन थी वो थी सी। तो फार्मर पहले यहाँ था एंड यहाँ था। लेकिन अगर मैं इसका डिस्प्लेसमेंट निकालूँ तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालूंगी मैं, डिस्प्लेसमेंट ऐसे निकाल सकती हूँ कि इसका सबसे शॉर्टेस्ट वे कौन सा हो सकता है जाने का। अगर मैं ए से बी से सी तक जा रही हूँ तो वो उसका लॉन्गेस्ट वे हो जाता है। अगर मैं यहाँ से ए से डी एंड डी से सी जा रही हूँ तो वो भी उसका क्या हो जाता है, लॉन्गेस्ट वे हो जाता है। लेकिन अगर मैं ए से सी यहाँ से डायरेक्टली जाती हूँ तो वो उसका सबसे शॉर्टेस्ट वे हो जाता है, शॉर्टेस्ट लेंथ हो जाती है। तो वो हो जाता है हमारा डिस्प्लेसमेंट यानी कि एस। ठीक है, अब ये हमारा एक ट्राइंगल हमें दिख रहा है। अब इसमें डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम इसमें लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये होता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला। एच क्या है, पी क्या है और बी क्या है। तो जो हमारा एच है वो है हाइपोटेन्यूस यानी हाइपो ये वाला, ठीक है। और जो हमारा पी है वो है हमारा परपेंडिकुलर और जो बी है वो है हमारा बेस। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है ये। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट यानी हाइपोटेन्यूस एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी क्या है, पी हमारा परपेंडिकुलर है यानी 10 हमें गिवन है तो 10 स्क्वायर प्लस बी क्या है, बी है हमारा बेस तो 10 स्क्वायर। दोनों ही 10 गिवन है तो हमने 10 का स्क्वायर कर दिया। अब एस स्क्वायर इज इक्वल टू 100 प्लस 100 यानी ये हो जाएगा 200। अब एस स्क्वायर की वैल्यू जो है वो हमारी 200 है। लेकिन अगर हम एस की वैल्यू निकालें तो एस की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, √200। √200 का मतलब ये है 10√2 मीटर। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स आई होप कि क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, इन सेट को रिवाइज करते रहिए और मेरे लेक्चर्स को लगातार देखते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।